दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम तुला लग्न वालों के विषय में बात करेंगे। ऐसी कुंडली जिसके प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा होता है, जिस कुंडली के प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा होता है वह तुला लग्न की कुंडली कहलाती है। ठीक है, होते कैसे हैं तुला लग्न के लोग? तुला तराजू, चीजों को नाप तोल कर देखना। खुशी के समय में बहुत ज्यादा खुशी जाहिर नहीं करते, दुख के समय में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, समरसता बनाए रहते हैं, एक मध्यम स्थिति में चलने वाले लोग होते हैं। चूंकि शुक्रदेव पुरुषों के विवाह के नैसर्गिक कारक है, वैवाहिक सुख के नैसर्गिक कारक है, तो जो तुला लग्न के पुरुष होते हैं यदि शुक्रदेव की स्थिति थोड़ी सी भी अच्छी है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है। शुक्रदेव सुंदरता के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं। इनके जो लग्नेश हैं शुक्रदेव वह सुंदरता के कारक हैं, तो स्वयं भी बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के कारक होते हैं। और जो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं उसके प्रति ये आकर्षित भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वयं भी आकर्षित व्यक्तित्व के होते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व में आकर्षण हो उसके प्रति ये लोग बहुत जल्दी स्वयं भी आकर्षित होते हैं। लग्जरियस लाइफ जीना इन्हें बहुत पसंद होता है। ठीक है, यह सब खूबियां हैं तुला लग्न वालों की। अब देखते हैं ऐसे कौन से ग्रह हैं जो तुला लग्न में कारक हैं और कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, तुला लग्न में लग्नेश कौन हुए हैं? शुक्रदेव। ठीक है, शुक्रदेव को एक राशि, दूसरी राशि जो है वह वृष राशि है जो अष्टम भाव में मिला हुआ है, लेकिन इन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वह लग्नेश है। लग्नेश को कभी भी 6, 8, 12 में यदि उनकी दूसरी राशि हो तो उस चीज का दोष नहीं लगता, वह हर हमेशा कारक ही होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शुक्रदेव कारक हैं तुला लग्न में। दूसरा चीज, दूसरे भाव में हम आ गए, मंगल देव को मिला हुआ है 8 नंबर, मतलब वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो यहाँ पर भी मंगल दूसरा भाव जो है वह अच्छा भाव नहीं माना जाता। दूसरा, मंगल देव को यहाँ पर एक राशि मिली हुई है, भले यह केंद्र की राशि स्थिति है, 7वां भाव जो है वह केंद्र की स्थिति है, लेकिन चूंकि यह 8वें भाव से द्वादश है तो यह एक मारक स्थान भी है। यह दूसरा स्थान भी मारक स्थान है क्योंकि 8वें से 8वां का द्वादश है। 8वें से 8वां, ये 8वां भाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह 8वां भाव है और ये 8वें से 8वां है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस भाव से द्वादश यह आयु के व्यय का भाव हुआ और इससे द्वादश यह भाव भी आयु के व्यय का भाव हुआ। तो दूसरा भाव और 7वां भाव जो दोनों के दोनों भाव हैं, दूसरा भाव और 7वां भाव दोनों के दोनों मारक भाव कहलाते हैं। तो मंगल देव को यह भी मारक स्थान मिला हुआ है और यह वाला भी मारक स्थान मिला हुआ है और लग्नेश के वह अति मित्र भी नहीं है। तो मंगल देव किस में आ गए? अकारक में। ठीक है, फिर हम आ गए तीसरे भाव में। तीसरे भाव में कितना लिखा है? 9 नंबर। 9 नंबर मतलब धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन हुए? बृहस्पति देव, गुरुदेव। ठीक है, तो एक तो तीसरा भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी राशि जो है मीन राशि वह 6वें भाव में है। 6, 8 और 12 तीनों के तीनों त्रिक भाव कहलाते हैं, इससे अच्छा नहीं माना जाता। एक तो 6वें भाव के मालिक हैं गुरुदेव, इसलिए अकारक हैं। दूसरा, तीसरा भाव उपचय के स्वामी हैं, अतिरिक्त परिश्रम के कारक हैं, इसलिए भी अकारक हैं। तो दोनों के दोनों इनको जो भाव मिले हैं वह अच्छे नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु भी जो होंगे वह अकारक होंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा भाव केंद्र का भाव मिला है यहाँ पर शनिदेव को और साथ ही साथ एक त्रिकोण का भाव
एक तो केंद्र का भाव मिला शनिदेव को इसलिए कारक, त्रिकोण का भाव मिला इसलिए कारक। नंबर 3, शनिदेव लग्नेश के अति मित्र हैं। शनिदेव यहाँ लग्नेश के अति मित्र हैं। शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं। जब जब वो आपद विपद की स्थिति में फंसते हैं तो इनको दिमाग कौन देता है? शुक्राचार्य जी ही देते हैं, शुक्रदेव ही देते हैं। ठीक है, तो शनिदेव यहां पर क्या हो गए? कारक हो गए। ठीक है, चौथा और पांचवें भाव के मालिक शनिदेव इस कुंडली में क्या हो गए? कारक हो गए। छठवें भाव को तो हम गुरु के साथ देख लिए थे, इस भाव को हम इनके मंगल देव के साथ देख लिए थे। अष्टम भाव में 2 लिखा है, ये लग्नेश की ही राशि है, इसे भी हम देख लिए थे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 9वें भाव में। 9वें भाव में कितना नंबर लिखा है? 3 नंबर। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, मतलब बुध देव शुक्र देव के नैसर्गिक मित्र हैं। एक तो त्रिकोण का घर जिस भी ग्रह को मिला वह कारक हो जाता है, इसलिए बुध देव कारक हैं। लग्नेश के मित्र हैं, दूसरा इसलिए कारक है। हालांकि इनका जो एक राशि है वह 12वें भाव में है, लेकिन फिर भी चूंकि त्रिकोण का घर मिला, यदि कोई ग्रह 2 अलग अलग राशियों के स्वामी हो और एक राशि यदि उनकी त्रिकोण में पड़ गई तो हम उसे हर हमेशा कारक ही मानते हैं। ठीक है, तो बुध देव यहां पर क्या हुए? कारक हुए। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 10वें भाव में। 10वें भाव में कितना लिखा है? 4 नंबर। 4 नंबर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन हुए? चंद्रदेव। दोनों के दोनों आपस में अति मित्र नहीं है, इसलिए अकारक हो गए। लेकिन केंद्र का हिस्सा मिला, केंद्र का, इसलिए कारक भी है। तो एक स्थिति जिसके कारण कारक है, एक स्थिति जिसके कारण अकारक है। तो हम एक नया हेड बना लेते हैं, वह हेड है सम का हेड, और चंद्रदेव को हम सम वाली स्थिति में रख लेते हैं। डिपेंड करता है कि चंद्रदेव डिग्री कैसी है, मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में, उच्च के हैं कि नीच के, पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा है कि अमावस्या के आसपास के। इन सब देश काल परिस्थितियों को सोच के यह निर्णय लिया जाएगा कि चंद्रदेव इस कुंडली के लिए कारक हुए या अकारक हुए। चलिए अब हम अगले भाव में पढ़ते हैं। जो 11वां भाव है वहां के मालिक हैं सूर्यदेव। देखिए 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर मतलब सिंह राशि। मालिक कौन हुए? सूर्यदेव। एक तो उपचय स्थान इसलिए कारक नहीं, 3, 6 और 11 उपचय स्थान, इसलिए सूर्यदेव कारक नहीं। नंबर 2, लग्नेश के नैसर्गिक अति मित्र नहीं, इसलिए कारक नहीं। तो दोनों के दोनों तरीके से सूर्यदेव किस में आ गए? अकारक ग्रुप में आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 ग्रहों का विवरण कि तुला लग्न में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कारक हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अकारक है। अब हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया है। 11वें के बाद 12वें नंबर में 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के मालिक बुध देव। बुध देव को जो हम जब 9वां भाव देख रहे थे जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, उस समय भी हम इस भाव को एनालाइज कर चुके हैं। इस प्रकार से 12 के 12 भाव का विवरण अब हमारे सामने आ गया है। ठीक है, चलिए फिर अब आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समय है टिप ऑफ द डे का। सोते समय हर हमेशा आप अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर रखें और आपका पांव उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस एक चीज का विशेष ध्यान रखें। इससे किसी भी तरह का मानसिक तनाव या ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, इन सब बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सोते समय अपना सिर, जो आपका हेड का पोजीशन होगा, वह हर हमेशा साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। आपका सिर हर हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए तथा पांव उत्तर दिशा में। देखिए क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल है ना भाई, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, हमारे 2 अलग अलग मैग्नेट के पोल हैं।
और हम यह चीज़ बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में हर हमेशा एक दूसरे को दूर करते हैं। यदि हम दो मैग्नेट का टुकड़ा लें और दोनों तरफ से हम उसे नॉर्थ पोल से जोड़ने की कोशिश करें, उत्तरी दिशा से, उत्तरी ध्रुव से यदि हम उसे जोड़ने की कोशिश करें तो मैग्नेट उसके दूर करता है। तो हमारे सिर का ये वाला जो हिस्सा है यह हमारा नॉर्थ पोल है, और पृथ्वी का जब हम साउथ डायरेक्शन में, साउथ पोल के साइड यदि हम अपना सिर रखेंगे तभी कॉम्बिनेशन बनेगा। यदि हम अपने सिर को, जो हमारे सिर का जो नॉर्थ पोल का हिस्सा है और पृथ्वी का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो उसका नॉर्थ पोल का हिस्सा है, यदि हम दोनों को एक तरफ रख दें तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वह गलत तरीके से होगा। इससे तुरंत हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का डर बना रहता है और मानसिक रूप से तनाव आने का डर बना रहता है। ठीक है, इसलिए हर हमेशा सोते समय अपने हेड का पोजीशन सिर्फ और सिर्फ साउथ डायरेक्शन में ही रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में मैं फिर आपकी सेवा में एक नए विषय के साथ हाजिर होऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।